Please note down the heading for today's class. Topic is eddy current. अब ध्यान से समझना प्लीज, आज की क्लास में यही टॉपिक कराएंगे, इसके एप्लीकेशन यूजेस सब कराएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या चीज होती है एडी करंट? अब फैराडे ने हमें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी फ्लक्स चेंज करता है, फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होता है. व्हेनेवर द फ्लक्स चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. इसका फॉर्मूला भी दिया था, माइनस d∅dt. और ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसके बाद फिर करंट फ्लो करने लगता है, जिसको आप बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट. इसका फॉर्मूला था E/R. अच्छा, अब इससे तो आप करंट की सिर्फ वैल्यू निकाल सकते हो. करंट की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो उसके लिए लेंज लॉ यूज करना पड़ता है. ये माइनस साइन जो है ये हमें यही बता रहा है कि डायरेक्शन निकालने के लिए लेंज लॉ अप्लाई करेंगे. जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं लेंज लॉ पे बेस्ड. आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है. इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखा है. एक वायर का आपने क्या करा, एक वायर लिया और इसका एक सर्कुलर लूप बना लिया. ठीक है ना, ये वायर का एक हमने सर्कुलर लूप बना लिया. अब इस वायर में मैं आपसे पूछता हूं कोई करंट फ्लो कर रहा होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं कर रहा होगा, कोई बैटरी तो लगी नहीं है, सिर्फ वायर वायर ही तो है ये. इसमें कहां से करंट आएगा? तो ये वायर मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में से इसको बाहर निकाल. द वायर इज पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर खींच दिया. बताइए, जब इसको आप बाहर खींचेंगे तो इसमें करंट जो इंड्यूस होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी? चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल? इंड्यूस होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी? अप्लाई करो लेंज लॉ और बता. 1 मिनट का टाइम है सबके लिए. लास्ट क्लास में लेंज लॉ मैंने पढ़ाया था, तो प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. लेंज लॉ कहती है कि सबसे पहले चेक करना है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तो इस क्वेश्चन में ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है, तो इसका फ्लक्स डिक्रीज हुआ है. जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तब इसमें से कुछ लाइनें जा रही थी, और अब बाहर निकाल दिया तो इसका फ्लक्स खत्म हो गया. देखिए, तो पहले के मुकाबले फ्लक्स डिक्रीज हुआ है. फ्लक्स डिक्रीज हुआ है तो हम थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखें. क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज करा है तो मैं थंब को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंदर की तरफ रखूंगा. ठीक है ना. अगर इंक्रीज हुआ होता तो उल्टा रखते, पर डिक्रीज हुआ है तो हम थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे. ठीक है ना. थंब को अंदर की तरफ रखा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स को कर्ल करा. देखिए जो डायरेक्शन आ रही है ये हमने डायरेक्शन शो करी. हमको अंदर रखा, फिंगर्स कर्ल करी, तो करंट की डायरेक्शन आ गई. द डायरेक्शन कम्स आउट टू बी क्लॉकवाइज. तो करंट फ्लो करेगा इस तरह. बिल्कुल ये वेल डिफाइंड पाथ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. यानी इस कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. पर ये सिर्फ तब तक करेगा जब तक ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं. एक बार बाहर आ गया बस, अब करंट खत्म. सिर्फ अंदर से बाहर आने में जितना टाइम लगा होगा उतने वक्त ये करंट फ्लो करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल. तो इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट से हमें पता लग जाता है कि ये मैग्नेट से आया है, ये सेल से नहीं आया. और इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज. ठीक है. अब एडी करंट क्या चीज है फिर? अब देखिए ध्यान से.
एडी करंट क्या है? एडी करंट भी इंड्यूस्ड करंट ही है, पर अगर आपके पास एक सॉलिड बल्क कंडक्टर होता, इफ यू हैव अ सॉलिड बल्क कंडक्टर, उसमें अगर आप फ्लक्स को चेंज करते तो ईएमएफ इंड्यूस होता और जो करंट फ्लो करता, वही कॉन्सेप्ट, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा। इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते थे ना, फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट आता था। पर अगर सॉलिड बल्क कंडक्टर हुआ तो इस करंट को हम एडी करंट नाम देंगे, इंड्यूस्ड करंट नहीं बोलेंगे, फिर इसको एडी करंट बोलेंगे। कोई कहता है सॉलिड बल्क कंडक्टर का मतलब क्या है? तो देखिए, सॉलिड बल्क कंडक्टर का मतलब ये है, एक प्लेट है मेरे पास, सपोज आयरन की, ये दिस वाज नॉट अ सॉलिड बल्क कंडक्टर, दोनों में फर्क समझो। ये आपका वायर है, नाउ आई हैव अ सॉलिड बल्क कंडक्टर। तो देखिएगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक सॉलिड बल्क कंडक्टर रखा है, दिस इज अ सॉलिड बल्क कंडक्टर, ठीक है ना। ये वायर नहीं है, ये एक प्लेट है लोहे की, इट इज अ सॉलिड मेटल प्लेट। अब इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल, वही चीज जो पिछली बार करी थी, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल, इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालने पर फ्लक्स चेंज होगा ऑब्वियसली, मैग्नेटिक फील्ड में इसके अंदर से कुछ लाइनें जा रही होंगी, अब बाहर आ गया, अब नहीं जा रही लाइनें, तो इसका फ्लक्स चेंज हुआ है। फ्लक्स चेंज होने पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, और करंट फ्लो करता है, करंट की वैल्यू होती है ई बाई आर। इस करंट को अभी तक तो हम नाम देते थे इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पे भी नाम हमने दिया था इंड्यूस्ड, पर इस बार इसको इंड्यूस्ड करंट के अलावा, आप इंड्यूस्ड करंट तो बोल ही सकते हो, इंड्यूस्ड करंट के अलावा आप इसको एडी करंट भी नाम देते हो। कोई कहता है क्यों एडी करंट क्यों बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट ही तो है ये भी, फ्लक्स चेंज हुआ है, फ्लक्स चेंज होने से जो करंट आता है वो इंड्यूस्ड करंट ही तो होता है। हाँ, आप इसको इंड्यूस्ड करंट भी बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट तो है ही है, पर इसी इंड्यूस्ड करंट को हम एडी करंट भी बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि देखिए, इस बार ये सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर में जरूरी नहीं है कि करंट सिर्फ इस तरीके से फ्लो करे। वायर था, वायर में करंट इसी तरीके से फ्लो कर सकता था, बीच में तो कर नहीं सकता था, बीच में से तो खाली है ये, तो करंट सिर्फ वायर के अंदर अंदर ही जा सकता था, यहाँ पे यहाँ नहीं जा सकता। इट कैन ओनली फ्लो अलोंग द वायर, सिर्फ यहाँ पे जा सकता था, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, क्योंकि वायर ही नहीं है वहां पे, जहां वायर है वहीं तो करंट फ्लो करेगा। पर इसमें देखिए, इसमें करंट जरूरी नहीं है बाहर बाहर फ्लो करे, करंट बीच में भी कर सकता है फ्लो। तो सॉलिड बल्क कंडक्टर अगर होता है तो क्या देखा गया, इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर, बीच में भी फ्लो कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे बाहर बाहर ही फ्लो करें। तो सॉलिड बल्क कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होता है वो जरूरी नहीं है कि बाहर बॉर्डर पे ही हो, इट कैन फ्लो हियर आल्सो, इट फ्लोज थ्रू द एंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर। तो इस बार एडी करंट कुछ इस तरीके से दिखता है, इसीलिए इसको एडी करंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एडीज के जैसी। कोई कहता है एडी क्या होता है? एडी अगर आपने नहीं सुना हो, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, सर्च करिएगा एक वर्ड, एडीज इन वाटर। पानी में एडीज बनते हैं इस तरीके, पानी में एडीज बन जाते हैं। तो ये जो करंट है, इनकी डायरेक्शन, इनकी शेप बिल्कुल पानी में बने हुए एडीज को रिजेंबल करती है। ये वाटर है, आप लोग गूगल पे लिखना वर्ड बाद में कि एडीज इन वाटर, तो पानी में जो स्वर्लिंग एडीज बनते हैं दे आर कॉल्ड एडीज। तो यहाँ पर जो करंट है वो बिल्कुल एडी की तरह शेप में है, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है एडी, एडी की शेप इनकी एडी की तरह है, इसलिए इनको एडी करंट बोलते हैं। यहाँ पे नहीं हो सकता था, यहाँ पे एडी करंट नहीं बोल सकते थे, यहाँ पे ये करंट ऐसे फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे भी सोचो ना, यहाँ थोड़ी ना ऐसे फ्लो कर सकता है, यहाँ हवा में बीच में थोड़ी ना करंट फ्लो कर सकता है, यहाँ तो सिर्फ वायर में ही जाएगा, तो इसको सिर्फ इंड्यूस्ड करंट बोलते थे। अगर सॉलिड बल्क कंडक्टर हुआ
तो करंट यहाँ पे भी फ्लो कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, क्योंकि पूरा मटेरियल सॉलिड है, तो करंट कैन फ्लो एनीवेयर, कहीं पर भी, तो ये एडी की तरह देखने में लगेगा। तो इसीलिए सिर्फ एक वर्ड आपको याद रखना है, सॉलिड बल्क कंडक्टर। अगर कंडक्टर सॉलिड है तो इंड्यूस करंट ऐसा दिखेगा, कैसा भी हो सकता है, मतलब इट इज नॉट, कोई कहता चार होंगे क्या, चार हो, दो हो, किसी भी शेप में होगा, पर उसको एडी करंट नाम देंगे। देखिए सॉलिड कंडक्टर में हो सकता है करंट ऐसे, तो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज एडी करंट। कोई कंपलसरी नहीं है एडी करंट बोलो, है तो ये इंड्यूस करंट ही ना। आप हो सकता है कई क्वेश्चन में वो नॉन इंड्यूस करंट ही दे दे, उस इंड्यूस करंट को एडी करंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी शेप ऐसी है। तो बना लीजिए, और आपको समझ में आना चाहिए कि एडी करंट है, इट इज द करंट इंड्यूस्ड इन अ सॉलिड बल्क कंडक्टर ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज सेम एज इंड्यूस्ड करंट जो हमने पढ़ा था, ये इंड्यूस्ड करंट ही है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स शेप इट इज कॉल्ड एज एडी करंट। लिख लीजिए, कोई कंसर्न है तो बताइए। सर सर इसमें भी लेंस लॉ से फॉर मतलब निकाल सकते हैं डायरेक्ट। डायरेक्शन उसी से आएगी, डायरेक्शन आपकी वही होगी, जैसे क्लॉकवाइज आई थी ना, तो ये सारे आपके एडीज क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, जो भी तो एडी करंट से आप डायरेक्शन निकालोगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो थंब अंदर रखा, डायरेक्शन लेंस लॉ सही है, पर वो एक करंट नहीं होगा, वैसे आपके कई सारे छोटे छोटे स्वर्लिंग एडीज, पर डायरेक्शन एडी करंट की भी उसी तरीके से आप कर सकते हो। वो पूछेगा नहीं, क्योंकि एडी करंट में आप डायरेक्शन नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एडीज की तरह है, तो ही विल नॉट आस्क यू द डायरेक्शन। पर हाँ, डायरेक्शन अगर होती तो इन सब की क्लॉकवाइज सीक्वेंस में ही होती। ठीक है सर, यहाँ पे बल्क का क्या मतलब है? बल्क का मतलब है सॉलिड है वो, बल्क मतलब ये और ये, इनमें फर्क क्या है, ये आपका इट इज नॉट बल्क, बल्क का मतलब जो पूरा भरा हुआ हो, बल्क इज मीनिंग, बल्क का मतलब है, बल्क मीन्स सॉलिड, जैसे ये है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट, और यहां पर दैट इंड्यूस्ड करंट इज बीइंग कॉल्ड एज एडी करंट बिकॉज ऑफ इट्स शेप। अच्छा, अब देखो नाम पे मत जाओ, करंट है ये, चाहे उस करंट को तुम ये कौन सा करंट बोलो, वो करंट, वो करंट, करंट है बस। दिस इज ऑल्सो करंट, दिस इज ऑल्सो करंट, करंट है, और ये करंट आया क्यों है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ है। वेदर यू कॉल इट इंड्यूस करंट और वेदर यू कॉल इट एडी करंट, इट इज आफ्टर ऑल करंट, and it is produced because of the change in magnetic flux. Just because we had a solid bulk conductor, so we are calling it as eddy current. है ये induced current। अच्छा, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, इस इंड्यूस करंट के, या कह सकते हैं एडी करंट के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। लिखिए सब हेडिंग, एप्लीकेशन। पहला, हीट प्रोड्यूस्ड। अब जब करंट फ्लो करेगा मटेरियल में, तो करंट के फ्लो करने से हीट प्रोड्यूस होगी, वो तो होती है, चैप्टर 3 में भी पढ़ा था। चैप्टर, आखिर ये है तो करंट ही ना, करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स होंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब भी करंट फ्लो करता है, जैसे कि सपोज इसी प्लेट की बात करते हैं, ये मेरे पास एक मेटल की प्लेट थी, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल, यहाँ पे रखी हुई थी, यहाँ से बाहर निकाल रहा हूं, फ्लक्स चेंज हुआ है, देखो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में थी तब फ्लक्स था, अब बाहर आ गई, अब फ्लक्स चेंज हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, करंट फ्लो करा होगा, और क्योंकि ये सॉलिड थी तो करंट को हम एडी की शेप में बना सकते हैं, जो करंट रहे होंगे वो एडीज की शेप में रहे। अब जो भी शेप में रहे हो या जो भी नाम हो उनका, करंट तो आखिर करंट ही है, और करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, यानी ये प्लेट गर्म हो जाएगी। जब आप मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर निकालोगे, अब इसको टच करोगे, ये गर्म, क्यों गर्म हुई है, क्योंकि करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है।
इसको कई बार हम एडी करंट लॉस भी बोलते हैं। जैसे हम पावर लॉस बोलते थे ना पहले, I²R या V²/R, हम वर्ड यूज करते थे पावर लॉस, तो इसको हम एडी करंट लॉस। अब नाम से किसी को लगता है एडी करंट का लॉस हो, एडी करंट लॉस यानी एडी करंट लूज हो रहे, नहीं, एडी करंट लॉस का मतलब है एडी करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली हीट। और हीट तो प्रोड्यूस होगी, करंट है, करंट तो आखिर हीट प्रोड्यूस करेगा ही। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो आपसे कहेगा कि एक मेटल प्लेट है जिसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया, अब वो गर्म हो गई। गर्म क्यों हुई? तो आप बताइए उसको कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला गया, उसका फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने पर उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने पर उसमें करंट फ्लो करा, और करंट तो हीट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, चाहे वो एडी करंट हो, चाहे वो इंड्यूस्ड करंट हो, चाहे वो जो मर्जी करंट हो, करंट फ्लो करेगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर वो करंट फ्लो कर रहा है, पूरे बॉडी में उसके करंट फ्लो कर रहा है, और उस वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाएगा। इसको हम कई जगह यूज कर सकते हैं रियल लाइफ, जहां हमें कुछ गर्म करना हो तो वहां हम ये एडी करंट प्रोड्यूस करवा दें, एडी करंट मेटल को गर्म कर देंगे। तो इसको रियल लाइफ में यूज करा जाता है फैक्ट्रीज में। द डिवाइस इज कॉल्ड एज इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन, देखो नाम आ रहा है ना, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, इंडक्शन फर्नेस। सपोज कोई फैक्ट्री है, सुनो ध्यान से, जहां मेटल के, आयरन के रॉड्स हैं जिनको आपको गर्म कर, जब आयरन को मोल्ड करा जाता है या बेंड करेंगे आयरन रॉड को, तो नॉर्मल ठंडे में वो बेंड नहीं होगी, उसको पहले बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, वो ऑरेंज हो जाती है रॉड आयरन की, फिर उसको मशीन्स के थ्रू मोड़ा जा सकता है। तो ऐसी एक फैक्ट्री मान लीजिए जहां पर आयरन की रॉड को गर्म करके हमें आगे उस पर काम करना है। तो क्वेश्चन आता है गर्म कैसे करें आयरन रॉड को? आयरन रॉड को भी हमें गर्म बहुत हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर, जिससे कि वो ऑरेंज हॉट हो जाए। तो वी कैन यूज इंडक्शन फर्नेस। पहले के टाइम में क्या होता था, नॉर्मल फर्नेस होती थी जिसमें आग जलाते थे, आग जला के आयरन रॉड को आग में रख देते थे, और उस तरीके में लॉस था, फ्यूल बहुत सारा कंज्यूम होता था, और आग जलाने से धुआं होता था, पॉल्यूशन क्रिएट होता था। तो आजकल यूज होती है इंडक्शन फर्नेस। क्या होता है सुनिएगा, इसमें एक सोलिनॉइड होता है, और सोलिनॉइड में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एक ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। इसके बारे में चैप्टर 7 में पढ़ाएंगे। हमारे घर में भी जो सॉकेट में करंट आता है वो एसी हो, करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर। अच्छा, इसकी वजह से जब करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, μ0 Ni। अब देखो, करंट जो है ऑल्टरनेटिंग, टाइम के साथ करंट बढ़ रहा है, कम हो, करंट बढ़ेगा कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा कम होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी, कम होंगी, बढ़ेंगी, कम होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार चेंज हो रहा है क्योंकि करंट ऑल्टरनेटिंग है। अब इसके अंदर रख दीजिए वो लोहे का पीस, जो भी आपको गर्म करना है वो लोहे के पीस को इसके अंदर रख दीजिए। ठीक है, मैंने ये लोहे का पीस इसके अंदर रख दिया। अब देखो, जब करंट ऑन कर दो, एसी सप्लाई है, ऑन कर दीजिए, इसको सॉकेट में लगा दीजिए, जो आपका सॉकेट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट ही आता है, इसको ऑन कर दीजिए। ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम, यानी इसका ये जो हमने आयरन का पीस रखा है, इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाएंगी, जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा लाइनें कम हो जाएंगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएंगी, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा। अब उस करंट को चाहे कुछ भी नाम दो, चाहे ये आपका वायर का फ्रेम हो
तो आप उस करंट को इंड्यूस करंट बोलोगे। अगर वो आपका सॉलिड बल्क कंडक्टर हुआ तो आप उसको एडी करंट नाम दोगे। पर चाहे जो भी हो, करंट तो करंट ही है, वो तो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो मान लेते हैं ये सॉलिड बल्क कंडक्टर था, इट वाज अ सॉलिड बल्क कंडक्टर, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा कुछ इस तरीके से, और इसकी वजह से करंट है, करंट हीट प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से ये प्लेट बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा तेज गर्म हो जाएगी। करंट हीट प्रोड्यूस करता है, आप लोगों को पता है घर में जो करंट कैरिंग वायर्स होते हैं गर्म हो जाते हैं। जो बल्ब है, जो होता है इनकैंडेसेंट बल्ब, उसमें करंट फ्लो करता है और वो कितनी जल्दी गर्म हो जाता है, ग्लो करने लगता है। तो वैसे ही ये मेटल का पीस इंडक्शन फर्नेस में बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ एडी करंट लॉस। अब कोई बच्चा पूछता है कि हमें थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत है क्या, या हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि पेपर में तो एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। नहीं, पेपर में आपके थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो कहेगा कि एन आयरन पीस, सुनिएगा क्वेश्चन पेपर में कैसा एमसीक्यू आएगा, वो कहता है एन आयरन पीस इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड which is carrying alternating current. An iron piece is placed inside a solenoid which is carrying alternating current. The iron piece becomes very hot. This is due to, आपको ऑप्शन दिए अलग अलग कुछ नाम दे देगा, दिस इज ड्यू टू ये फिनोमेना, वो फिनोमेना, जैसे दे देगा हिस्टेरेसिस फिनोमेना, दिस फिनोमेना, एडी करंट लॉस, और कुछ नाम दे देगा। तो आपको फिनोमेना टिक करना होगा। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, गर्म हो रहा है, इट इज ड्यू टू द एडी करंट लॉस। इस तरीके से एमसीक्यू बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हो क्या रहा है। तो बना लीजिए इसको, दिस इज इंडक्शन फर्नेस, और रियल लाइफ में यूज होती है। यू कैन सर्च अबाउट इट ऑन द इंटरनेट, या मैं कुछ वीडियोस भी शेयर कर दूंगा किस तरीके से मेटल को बहुत जल्दी विद इन मिनट्स आप इसको ऑरेंज हॉट कर सकते हो। तो दिस इज बेस्ड ऑन द हीट प्रोड्यूस्ड। कोई डाउट किसी को है इसमें, देख लीजिए। ठीक है, अब और 1 आगे मिनट फिगर बनानी थी। हो गया सर। ये ध्यान रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर सॉलिड बल्क कंडक्टर है तो ही गर्म होगा। वायर फ्रेम होता, ये यहां रखा होता, तो ये भी गर्म हो जाता। कोई कहता क्यों, इसमें भी तो करंट इंड्यूस होता, अगर ये रखा होता एडी करंट नहीं होता, पर इंड्यूस्ड करंट तो होता वो भी, और इंड्यूस्ड करंट होगा तो करंट तो है ही ना, हीट तो प्रोड्यूस उसमें भी होगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एडी करंट है जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। करंट इटसेल्फ प्रोड्यूसेस हीट, तो चाहे इंड्यूस्ड करंट भी होता, ये वाला फ्रेम भी अगर यहां रखा होता तो ये भी गर्म हो जाता। अच्छा, अब आगे देखते हैं, एक और एप्लीकेशन है एडी करंट्स का। मैं वर्ड एडी करंट का बोल रहा हूं, ये एप्लीकेशन एडी करंट का है, पर ये इंड्यूस्ड करंट के लिए भी अप्लाई हो रहा है, यानी ये चीज इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है, हीट प्रोड्यूस इसमें भी होगी। हालांकि इसमें एडी करंट वर्ड नहीं बोलेंगे, इसमें इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे उसको, क्योंकि डायरेक्शन इसमें एडी के जैसी नहीं होगी, इसमें तो बस एक ही बार गोल बनेगा। तो पर हीट प्रोड्यूस तो उसमें भी, इसमें भी हो, क्योंकि करंट तो आफ्टर ऑल हीट प्रोड्यूस करता है। अब सेकेंड एप्लीकेशन लिखो। सेकेंड एप्लीकेशन है oppose the motion, oppose the motion। जब भी एडी करंट किसी ऑब्जेक्ट में आते हैं तो वो उसके मोशन को अपोज करते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और उसके मूव करने की वजह से एडी करंट आए थे, तो वो एडी करंट उसके मोशन को अपोज कर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। एडी करंट्स जो है
वो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोके। यानी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके अंदर एडी करंट आ गए, तो वो एडी करंट उसको मूव करने से रोक। देखिए एग्जाम्पल, हमारे पास एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम में मान लीजिए यही प्लेट तुमने लगा रखी और ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, ये पेंडुलम ऑसिलेट। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस पेंडुलम को रोकना है। मान लीजिए कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ये अपना बढ़िया तरीके से ऑसिलेट करेगा, रुक नहीं रहा क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। अब ये ऑसिलेट करे जा रहा है, ऑसिलेट कर रहा है यानी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, मूव करे जा रहा है। अब इसको रोकना है, तो क्या तरीका लगा सकते हैं? क्या करिए, आप एक मैग्नेट रख दीजिए। टच तो करना अलाउड नहीं है, तो थोड़ा दूर इससे एक मैग्नेट रख दीजिए। अब ये जो मैग्नेट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब इस पेंडुलम में अपने आप बहुत जल्दी ये पेंडुलम रुक जाएगा। देखो ध्यान से समझो, जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ना तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। देखो पेंडुलम के आगे आएगा, जब ये यहाँ आएगा मैग्नेट के आगे, तो फ्लक्स बढ़ेगा, यहां जाएगा कम हो जाएगा, फिर फ्लक्स बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर फ्लक्स बढ़ेगा, फिर कम हो गया। तो जब पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, लगातार उसका फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ध्यान से देखिए, फ्लक्स बढ़ा, कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, यानी लगातार फ्लक्स चेंज होगा पेंडुलम के ऑसिलेट करने से। ठीक है, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगा। चाहे एडी करंट हो, चाहे इंड्यूस करंट हो, करंट तो आ जाएगा ना। अगर ये वायर फ्रेम भी होता तो भी तो करंट होता, पर उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। ये होता तो फिर ऐसे एडी करंट बोलते, पर करंट तो आ गया ना। ठीक है, करंट आ गया तो पहली चीज क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होने लगी। ये पेंडुलम का ये जो प्लेट है, ये गर्म हो जाएगी, वो तो हम बता चुके हैं, हीट प्रोड्यूस तो होगी। दूसरी चीज जो है, अपोज द मोशन। ये जब करंट इसमें इंड्यूस हो गया, ये इसके मोशन को अपोज करेगा और ये बहुत जल्दी पेंडुलम रुक जाएगा। इसको ऐसा लगेगा एडी जो करंट आ गए, ये करंट इसको मूव करने से रोके। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और ये पेंडुलम बस अब एक दो बार घूम के एकदम रुक जाए। एडी करंट जैसे ही आए, उन्होंने उसके मोशन को खत्म कर दिया। और कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, जब एडी करंट आ गए इसके अंदर, तो वो मोशन को अपोज कैसे कर रहे हैं? इस पेंडुलम के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, ये ऑसिलेट कर रहा था ना, मूव कर रहा था, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। तो एडी करंट्स ने इसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर, इसका ऑसिलेशन कम हो गया ना, रुकने वाला है बस अब ये, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दी, या कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दी, रुक गया। अब रुक गया, अब तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। पर हमने तो एक चीज पढ़ी थी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो काइनेटिक एनर्जी मर गई क्या? इसके अंदर पेंडुलम था, ऑसिलेट कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी थी, तुमने जब मैग्नेट रखा, रुक गया। रुक गया यानी काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो गई। काइनेटिक एनर्जी गई कहां? काइनेटिक एनर्जी मरी नहीं, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, पर उसके बदले इस प्लेट में हीट जनरेट हो गई। देखो बताया था, हीट प्रोड्यूस। दोनों को अब मैं रिलेट कर रहा हूं। अपोज द मोशन का मतलब क्या है? उसके मोशन को अपोज करना, यानी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर देना। ऑब्जेक्ट का मोशन अपोज हो रहा है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है तो वो जा कहां रही है? वो हीट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होती जा रही है। तो जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, उस हीट एनर्जी का सोर्स क्या था? वो हीट एनर्जी कौन सी एनर्जी से आई थी? वो ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी से आई थी। तो
जब ये ऑसिलेट करेगा, एडी करेंट्स क्या करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दें, यानी इसके मोशन को खत्म कर दें। काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई यानी ऑब्जेक्ट का मोशन खत्म, और वो एनर्जी गई कहां, वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो गई। तो दो चीजें हो, ऑब्जेक्ट का मोशन खत्म हो गया और ऑब्जेक्ट में हीट प्रोड्यूस हो गई। तो अपोज द मोशन करते हैं एडी करेंट्स और हीट प्रोड्यूस करते हैं, दोनों इंटर रिलेटेड चीजें। अपोज करा मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर, और वो काइनेटिक एनर्जी गई कहां, वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई। तो क्या देखेंगे हम इस पेंडुलम में, ये मूव करना बंद कर देगा, इसका मोशन खत्म हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, और टच करेंगे तो ये गर्म होगा। ये वो काइनेटिक एनर्जी ही है जो अब हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो आप कह सकते हो कि एडी करंट ने उसके मोशन को अपोज करा और एडी करंट्स ने हीट प्रोड्यूस कर दी। तो कई जगह रियल लाइफ में जहां हमें किसी ऑब्जेक्ट को रोकना होता है बिना उसको टच करे, तो हम ये एडी करंट का फिनोमेना अप्लाई कर सकते हैं। जब भी एडी, याद रखना, जब भी एडी करंट आएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एडी करंट आ गया तो वो गर्म हो जाएगा। कंडक्टर में करंट आ गया तो वो गर्म, और एडी करंट उसके मोशन को अपोज करेंगे, यानी अगर वो मूव कर रहा हुआ तो वो बहुत जल्दी एडी करंट के आते ही बहुत जल्दी रुक जाएगा। इसको रियल लाइफ में यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। सपोज कोई ट्रेन है, फास्ट मूविंग ट्रेन, अब ट्रेन को रोकने के लिए जो नॉर्मल ब्रेक लगाए जाते हैं उनमें एक ड्रॉबैक होता है। आपका जो नॉर्मल ब्रेक होता है उसमें क्या होता है, जो व्हील है, ब्रेक लगाने पर एक ब्रेक शू होता है जो उस पे आके टच करता है। ये व्हील रोटेट कर रहा था और तभी इसको रोकना था, तो ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने ब्रेक शू इस पे आके टच करता है, और फ्रिक्शन की वजह से फिर ये धीरे धीरे रुक जाता है। आपने देखा होगा साइकिल में जब आप ब्रेक लगाते हैं, पर उसमें एक नुकसान है, उसमें फ्रिक्शन होता है। आप मूविंग चीज पे, मूविंग व्हील पे आप कोई चीज लाके टच करते हो और फ्रिक्शन से आप इसको रोकते हो, पर फ्रिक्शन से क्या होता है, आपका ब्रेक घिस जाता है। नया नया साइकिल का ब्रेक होगा तो बहुत अच्छा वर्क करेगा, पर ओवर द पीरियड वो डिग्रेड हो जाता है, घिस जाता है, तो उतना अच्छा वर्क नहीं करता। तो उसकी बजाय क्या होता है, ट्रेन्स में, फास्ट मूविंग ट्रेन्स में हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सपोज करिए ट्रेन थी, चल रही थी, इसके व्हील्स थे मेटल के बने हुए, अब इनको रोकना था, तो रोकने के लिए मैं सिंपल क्या करूं, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा, इसके ऊपर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा। अब आपने पढ़ा ही था कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो करंट इंड्यूस होगा। अब ये व्हील्स गोल घूम रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, पहले नहीं था। जब आपको रोकना था, जब आपको ट्रेन को स्टॉप करना था, तब आप ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए, तब आप ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए। आप ये मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, अब व्हील जब घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, क्योंकि अब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, वो व्हील घूम रहा है, तो फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, व्हील के अंदर करंट आ जाएगा, तो इस व्हील में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो करंट क्या करेगा, वो उसके मोशन को अपोज करेगा, और बहुत जल्दी व्हील का घूमना बंद हो जाएगा। व्हील अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा, और उसके बदले ये व्हील गर्म हो जाने दीजिए। गर्म होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन का व्हील है, गर्म हो भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस से कोई नहीं लेना देना, हमारा यहाँ पे रोल है अपोज द मोशन। तो इसमें वो व्हील का मोशन अपोज हुआ और वो बहुत जल्दी रुक गया, ट्रेन भी रुक जाएगी। इस प्रोसेस में बेनिफिट क्या है, कोई चीज किसी को टच नहीं कर रही, हम इसको दूर से बिना टच करे इसको स्टॉप कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन का रोल एलिमिनेट हो जाता है, कोई चीज घिसेगी नहीं। इसको आप कितनी बार भी यूज कर लें उसके बाद भी इसकी एफिशिएंसी वही रहेगी, क्योंकि कोई चीज घिसी नहीं। टच तो कुछ हुआ ही नहीं ना, टच होता तो फिर आपका फ्रिक्शन होता, कुछ घिसता। तो इसीलिए ये वाले ब्रेक्स यूज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का फिनोमेना।
बना लीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा वो आपसे कि बिल्कुल बनाओ फिगर कैसे वर्क करता है समझाओ, पर हाँ लॉजिक सिंपल क्या है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस कराया गया, करंट इंड्यूस कराया गया और वो करंट उसके मोशन को रोक देता है, जैसे यहाँ पे बताया। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए। जो सर एडी करंट में भी हीट प्रोड्यूस होगी ना, जैसे हमारी। हाँ, हीट प्रोड्यूस भी होगी और मोशन को अपोज भी करेगी। सर सर अपोज इंड्यूस में भी होगी। हाँ सर इंड्यूस में भी हीट प्रोड्यूस होगी ना, जैसे एडी में हो रही है। हाँ, इंड्यूस हो चाहे एडी करंट हो, दोनों में। हाँ, सर और एडी में ज्यादा हीट होएगी ना। ज्यादा कम की बात ही नहीं है, बस हीट प्रोड्यूस होगी, बस हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे ज्यादा कम। और कोई डाउट? एनीबॉडी एल्स? अच्छा, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को एक और जगह भी यूज करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर होता है। आप रिकॉल करिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होता है, इससे नीडल जुड़ी होती है, ये पॉइंटर था और यहाँ आपको बताया था एक स्प्रिंग लगा होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, रिकॉल करो जब पढ़ाया था, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाइएगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब इस पर टॉर्क लगता था तो ये कॉइल रोटेट करता था आगे, और फिर जब करंट बंद कर देते थे तो स्प्रिंग इसको अपनी जगह वापस खींच लेता था। याद करिएगा, मूविंग कॉइल का कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताया था। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग की वजह से क्या होता है, बहुत बार ये कॉइल ऑसिलेट करता है। अब इनर्शिया भी तो होगा इस कॉइल में, याद करो मैंने इनर्शिया का एक टॉपिक आपको डेरिवेशन कराई थी चैप्टर 5। जब ये कॉइल पे टॉर्क लगा तो ये रोटेट करा, और रोटेट करके लेटेस्ट से करंट की वैल्यू 3 थी, तो इस कॉइल को रोटेट करके 3 पे जाके रुक जाना चाहिए, है ना, 3 पे जाके रुक जाना चाहिए। और जब करंट ऑफ करा हमने, करंट को ऑफ कर दिया, तो स्प्रिंग इसको वापस खींच लेगा। जब स्प्रिंग इसको वापस खींचेगा, ये नीडल वापस 0 पे आ जानी चाहिए। पर होता क्या है, जब ये वापस 0 पे आती है, ये अपने इनर्शिया की वजह से पीछे निकल जाती है, फिर आगे जाती है और फिर पीछे, फिर ये काफी देर तक ऑसिलेट करती रहती है, फिर जाके रुकती है। गैल्वेनोमीटर में जब आप उसको ऑफ करते हो तो नीडल वापस 0 पे आके रुक जानी चाहिए, पर होता क्या है, ये वापस 0 पे आती है पर इनर्शिया की वजह से पीछे चलती है, और फिर ये काफी देर तक ऑसिलेट करती रहती है, फिर रुकती है। तो अगली रीडिंग लेने से पहले आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है कि नीडल रुक तो जाए, तब मैं अगली रीडिंग लूंगा। अब यही प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसकी जो नीडल है, इसको, नीडल को, पॉइंटर को मेटल का बनाओ, और यहां पर भी किसी तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा नीडल के ऊपर। अब क्या होगा, अगर नीडल ऑसिलेट कर रही, नीडल ऑसिलेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड है, ऑसिलेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, नीडल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और नीडल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, और वो करंट उसके मोशन को अपोज करेगा। तो उससे क्या होगा, ये नीडल बहुत जल्दी ऑसिलेशन बंद करके रुक जाएगी। तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि नीडल रुके अब मैं अगली रीडिंग लूं। तो आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट पहले से इनकॉर्पोरेटेड हो। लैब में जब आप लोग जाएंगे ना, नेक्स्ट टाइम जब आप गैल्वेनोमीटर का कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कराइएगा। लेट अस से नीडल यहाँ आ गई, अब एकदम ही ऑफ कर देना करंट, तो नीडल वापस जाएगी 0 पे, हल्का सा पीछे जाएगी, एक बार ऑसिलेट करके रुक जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो जब आप उसको स्विच ऑफ करते, वो 3 से वापस जाती, 0 पे पीछे निकल जाती, फिर आगे जाती, फिर पीछे जाती, फिर वो स्प्रिंग की तरह काफी देर तक ऑसिलेट करती, तो टाइम वेस्ट हो जाता। तो इसीलिए
ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर में। ये आपसे प्रैक्टिकल के वाइवा में भी पूछा जा सकता है। जो भी चीज आप लैब में यूज करोगे ना, उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट गैल्वेनोमीटर में भी यूज होता है, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वाइवा में कि डेड बीट गैल्वेनोमीटर सुना है क्या, या डेड बीट क्या होता है? डेड बीट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं अगर ये वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगा हुआ है। आजकल जो भी अच्छे गैल्वेनोमीटर्स आते हैं उनके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो आप जैसे ही उसको ऑफ करेंगे, रीडिंग वापस आएगी 0 पे और एकदम ही रुक जाए, बहुत ज्यादा ऑसिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। इसके एप्लीकेशन मैंने बता दिए, बुक से देख के आप लोग इनको लिख लेना। बहुत ज्यादा डिटेल में पता होने की जरूरत नहीं है, पर हाँ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट, मोशन अपोज कैसे होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो पता होना चाहिए। हीट प्रोड्यूस तो होगी, नीडल गर्म तो होगी यहाँ पे, और मोशन को अपोज भी होगा। कोई कंसर्न है तो पूछ लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दें। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कोई अलग नहीं होंगे पहले के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस आते थे जहां वो आपसे पूछता था कि आंसर दो, आपको आंसर लिखना होता। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको उनमें से टिक करना होगा ऑप्शन। तो एमसीक्यूज कोई अलग या कोई आसान नहीं होगा। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे से एक बॉल गिराई जा रही है और दूसरी बिल्डिंग पे से भी एक बॉल गिराई जा रही है। ये जो है ये कॉपर की बनी है और ये जो है ये वुड की बनी। सेम हाइट की बिल्डिंग है, ये कॉपर की बॉल है और ये वुडन बॉल। दोनों सेम साइज सेम मास, मानिए सब कुछ सिमिलर है, गिराई गई है। ठीक है ना, बोलना मत, आप लोगों ने चैट बॉक्स में रिप्लाई करना होगा। Which of them will hit the ground earlier? ध्यान से सोचिएगा, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट आ गया है इसमें। तो कॉपर बॉल, चैट बॉक्स में आपने रिप्लाई करना है ए बी सी या डी। Think about it for 1 minute and then send the reply A, B, C. अब देखो एक चीज तो है, कुछ क्वेश्चन पूछा है तो कुछ ना कुछ तो 12th का रिलेशन होगा इस। सिंपल ये काइनेमेटिक्स का मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन तो होगा नहीं, वरना बोर्ड एग्जाम में क्यों पूछता वो। बोर्ड एग्जाम में उसने ये ऑप्शंस नहीं दिए थे, उसने सिर्फ आपसे पूछा था विच ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड एट। अब वही क्वेश्चन एमसीक्यू बन गया। जो भी आपके 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर क्वेश्चन होते थे पहले, वो सब एमसीक्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो प्लीज एवरीबडी रिप्लाई, आई विल टेक द अटेंडेंस बेस्ड ऑन योर रिप्लाईज। रिप्लाई करना है, चाहे कुछ भी करो, सही हो या गलत हो, बट यू हैव टू रिप्लाई। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा सोच लीजिए, हाफ मिनट और है, अब फिर रिप्लाई करें। कोई कहता है इसमें क्या होता होगा, हम एडी करंट इसकी बात कर रहे थे, पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स चेंज, वो सब तो बात की बात। मैग्नेटिक फील्ड ही थोड़ा ना, कोई मैग्नेट तो नहीं रखा हुआ, नहीं मैग्नेट तो मैंने कोई नहीं रखा हुआ। सर अर्थ का है ना? हाँ, पर अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड है, पिछले चैप्टर में बताया था, अर्थ भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो है। अब हमारा ईएमआई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये मूव करेंगे, जब ये गिरेंगे तो ये मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जब ये मूव करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा,
तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज, तो ईएमएफ इंड्यूस, तो करंट इंड्यूस, और करंट इंड्यूस होगा, पर ध्यान दीजिए करंट इंड्यूस होगा तो वो करंट दो चीजें करेगा, एक तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा और एक वो मोशन को अपोज करेगा। पर वुड जो है, वुड इज एन इंसुलेटर। वुड में ईएमएफ इंड्यूस तो हो सकता है पर करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। अगर आप ये वुडन ऑब्जेक्ट के अक्रॉस, मैं क्या करता हूं अपने पावर सॉकेट में से एक तार लेके यहाँ एक वुडन ऑब्जेक्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर देता हूं। करिएगा मत कभी, पर अगर हम ऐसा कर देते हैं तो करंट फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि वुड जो है उसमें आप वोल्टेज तो दे देंगे पर इट विल नॉट अलाउ करंट बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इंसुलेटर है, तो करंट फ्लो कर नहीं पाएगा। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वुड और कॉपर कुछ तो फर्क होगा ना, यानी तो वुड में बिकॉज इट बीइंग अ इंसुलेटर इट विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो, तो वुड के अंदर देयर विल बी नो करंट। चाहे तुम उसको एडी बोलो चाहे इंड्यूस बोलो, पर होगा नहीं, इसमें होगा, देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस बोल दो चाहे एडी बोल दो, जो भी आप, डिपेंडिंग ऑन वो सॉलिड है या क्या है उसके हिसाब से आप नाम दे सकते हैं, पर वुड में नहीं होगा। अब अगर यहां पर है तो करंट इंड्यूस है तो दोनों फिनोमेना होंगे। ये बॉल, कॉपर की बॉल गर्म भी होगी, क्यों, करंट आया है, गर्म तो होगी, और वो करंट इसके मोशन को अपोज भी करेंगे। तो कॉपर बॉल स्लो मोशन में गिरेगी, स्लो मोशन में नीचे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसको रोक रहा है मोशन को अपोज कर। ऐसा ऑपोजिशन वुड में तो है नहीं, तो वुड की बॉल जो है वो फॉरन ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगी। कॉपर बॉल आएगी तो सही, बट स्लो मोशन में आएगी, स्लो होगा। तो कौन सी बॉल है जो पहले ग्राउंड पे हिट कर जाएगी? इट विल बी द वुडन बॉल पहले हिट। अभी तो आप लोगों से जब मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों को हिंट मिल गया था, क्योंकि एडी करंट पढ़ रहे थे, मोशन को अपोज पढ़ रहे थे, तो पता था उसी पे बेस्ड होगा। पर बोर्ड में जब कोई क्वेश्चन आएगा, सपोज करिए बीच में कोई क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, तो कोई पता हिंट नहीं कि कौन से चैप्टर में से। जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था 2 साल पहले, 90% बच्चा ये समझ ही नहीं पाया कि ये क्वेश्चन 12th के बोर्ड में आता है, क्योंकि उसको पता नहीं लगा यार इसमें तो ग्रेविटी का है, तो 11th क्लास का क्वेश्चन है, तो इसमें 12th का तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। पर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, कॉपर और वुड, कैसे हम अब क्वेश्चन को, कॉपर है और वुड है यानी कुछ तो फर्क होगा। क्लास 12th के हिसाब से कॉपर है वुड है, फर्क क्या है, ये कंडक्टर है ये इंसुलेटर है, तो यानी करंट का कुछ लॉजिक होगा। अच्छा करंट कहां से आ जाएगा? हमने सोचा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, तो वहां से आप थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे तो हिंट मिलेगा। जब ये क्वेश्चन आया था उस साल से पहले कहीं पर भी किसी बुक में ये क्वेश्चन नहीं था, जब ये बोर्ड में आया तो बच्चों को नहीं पता था कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता। तो हो सकता है आपके पेपर में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो पहले आपने ना देखा हुआ, तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, कैसे आप उसको रिलेट कर सकते हैं, कॉपर वुड, कुछ तो फर्क दिया है क्वेश्चन में, कॉपर कंडक्टर है वुड इंसुलेटर है, तो थोड़ा सा सोचिए उस बेस। ठीक है ना, तो ये नहीं कि बिना सोचे बस हाँ बोथ एट सेम टाइम। ठीक है, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन? सर इसमें तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं ना, जब, क्योंकि अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो पूरे उसमें लगेगी ना, कांस्टेंट रहेगी। नहीं कांस्टेंट थोड़ी ना है, जैसे जैसे वो, अब अर्थ का भी ये तुम देखो ना, अर्थ का अगर है तो अर्थ को हम एक बार मैग्नेट से शो करते हैं, अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट से शो करते हैं। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना होता। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो है वो धीरे धीरे दूर जा रही है, यानी जितना आप अर्थ के पास हो उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, आप दूर हो तो उतना मैग्नेटिक फील्ड कम है। इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थोड़ी ना है। तो अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, सपोज करिए इस तरीके से कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है ना। जब वो ऊपर थी तो मैग्नेटिक फील्ड कम था, जैसे जैसे वो अर्थ के पास आ रही है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है।
तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है जैसे जैसे आप अर्थ के पास आ रहे हैं, यानी आप मैग्नेट के पास आ रहे हैं ना, अर्थ को हमने एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करा था, तो जैसे जैसे आप अर्थ के पास आ रहे हैं यानी आप मैग्नेट के पास आ रहे हैं, मैग्नेट के पास आ रहे हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है यानी फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बी डी एस कॉस थीटा, बी की वैल्यू बढ़ रही है। समझ में आई बात या नहीं, बोलो। आगे सर। चलो अब एक लास्ट टॉपिक और, इसी एडी करंट के अंदर ही एक टॉपिक है, लिखिए सब हेडिंग लैमिनेशन। Lamination. It is a process of reducing the eddy currents. It is a process of reducing the eddy current. क्या करते हैं, सपोज करिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अब जैसे यही मैंने आपको प्लेट दिखाई थी, ये सर्कल शेप की थी, मान लीजिए स्क्वायर शेप की हो, इसको मैं मूव करा रहा होता मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, मान लो मैग्नेट को पास ला रहा हूं, दूर ले जा रहा हूं, पास ला रहा हूं, दूर ले जा रहा हूं, पास ला रहा हूं, बारी बारी इस तरीके से कर रहे हैं जिससे कि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा हो। फ्लक्स चेंज होता तो फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता, और ईएमएफ इंड्यूस होने से इसके अंदर करंट फ्लो करने लगता। अब जो करंट इसके अंदर फ्लो करता, क्योंकि ये सॉलिड बल्क कंडक्टर है, तो वो एडी करंट कहलाता, ठीक है ना, वो कहलाता एडी करंट। अब एडी करंट जो है वो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस करते, मूव तो ये कर ही नहीं रहा, तो अपोज द मोशन तो अलग ही बात है, नहीं होगा, तो हीट प्रोड्यूस कराते, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वजह से हीट तो प्रोड्यूस होगी, ये गर्म हो जाता। सपोज करिए मुझे नहीं चाहिए ये गर्म, मैं नहीं चाहता कि ये गर्म हो, आई डोंट वांट इट टू बिकम हॉट, कोई एक ऐसी जगह है जहां पे मेरे को हीट अनडिजायरेबल, तो किसी तरीके से मुझे क्या करना है, एडी करंट्स को कम करना है। एडी करंट कम होंगे तो हीट प्रोड्यूस भी कम होगा। हम आगे आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 7 में, देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में एक लोहे का कोर होगा, आयरन कोर, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, करंट बढ़ेगा कम होगा, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स, और फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। अब वो जो करंट फ्लो करेगा वो इसको गर्म कर देगा, ट्रांसफॉर्मर गर्म हो जाएगा। पढ़ाएंगे चैप्टर 7 में ना, तब आपको फिर याद दिलाएंगे कि पिछले चैप्टर में बात बताई थी, तो याद रखना, वो गर्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता वो गर्म, यहाँ मुझे उसको गर्म नहीं करना है, मेल्ट नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मर खराब हो सकता है। तो किसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये करंट कम हो जाए और हीट प्रोड्यूस कम हो, ठीक है ना, आई वांट टू रिड्यूस द एडी करंट। तो एक तरीका है एडी करंट को रिड्यूस करने का, कॉल्ड एज लैमिनेशन। लैमिनेशन में आप क्या करिए, अपने मटेरियल में कुछ छोटी छोटी स्लिट्स कट कर, थोड़ा मैं बड़े साइज में बना रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो, पर छोटी स्लिट्स कट करिए, ये देखिए ध्यान से देखिए, इस तरीके से इसमें हमने छोटी छोटी स्लिट्स कट कर दी, और कट करके आप बीच में इंसुलेटिंग गम लगा दीजिए, एक ऐसी गम लगा दीजिए वापस जो इंसुलेटिंग हो, और वापस इनको चिपका दीजिए। जैसे कि देखिए, सपोज करिए ये आपका सॉलिड था, दिस वाज द सॉलिड मेटल प्लेट मान, तो मैंने क्या करा, बीच बीच में इसको कट कर दिया इस तरीके से, ठीक है ना, यहां बीच में इंसुलेटिंग वो लगा दिया ऐसे, और फिर इसको जोड़ दिया, ऐसे यहां पे भी लगाया और जोड़, यहां पे भी लगाया और वापस इसको जोड़, ठीक है ना।
इसको बोलते हैं लैमिनेशन। अपने सॉलिड कंडक्टर को इस तरीके से मैंने स्लिट्स कट करी, बीच में इंसुलेटिंग पेंट, इंसुलेटिंग गम लगा के वापस इसको जोड़ दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, अब ये जो एडी करंट था यहाँ पर, ये आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इंसुलेटर की लेयर आ गई जो इसको आगे नहीं जा, तो इसका पाथ सिर्फ यहीं रह के खत्म। अगर यहां प्रोड्यूस हुआ था तो सिर्फ यहीं रह जाएगा, अगर यहां था तो सिर्फ यहीं रह जाएगा, अगर इसमें था तो सिर्फ यहीं। तो पिछली बार के मुकाबले जो एडी करंट्स थे वो कम हो, खत्म नहीं हुए, खत्म तो हम नहीं कर रहा, यहाँ पे इन छोटे छोटे एरियाज में तो फ्लो करेंगे, पर एज कंपेयर टू प्रीवियस केस द एडी करंट्स हैव बीन रिड्यूस्ड। तो इसमें लेस हीट प्रोड्यूस होगी, इसमें लेस हीट। तो ट्रांसफार्मर कोर जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तब दिखाएंगे भी आपको क्लास में कि इसके जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें लैमिनेशन करा हुआ। दिस लैमिनेशन इज डन टू रिड्यूस द एडी करंट्स, और एडी करंट की वजह से जो भी फिनोमेना होता था, हीट प्रोड्यूस और मोशन ऑपोजिशन, दोनों ही कम होंगे। हीट प्रोड्यूस भी कम होगी और मोशन को ऑपोजिशन भी अब कम मिलेगा। तो जहां तुम्हें एडी करंट नहीं, जहां चाहिए, ऑब्वियसली जहां मुझे एडी करंट चाहिए वहां नहीं करूंगा मैं लैमिनेशन। जहां पे नहीं चाहिए, जहां एडी करंट कम करना है, जहां मेरे को हीट प्रोड्यूस कम करवानी है, मेरे को नहीं चाहिए मोशन को ऑपोजिशन हो, वहां पे लैमिनेशन। ठीक है, बना लीजिए ये फिगर। ये है लैमिनेटेड नहीं है, ये है विद लैमिनेशन। इसमें मोर हीटिंग होगी क्योंकि यहाँ पे एडी करंट ज्यादा है, तो दिस विल बी मोर हीटिंग। और इसका ये एग्जांपल लिख लो, रियल लाइफ यूज है ट्रांसफार्मर कोर, पे लैमिनेशन करा जाता है। ठीक है, यू कैन सर्च, आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप कोई भी चीज अगर और पढ़ना चाहते हैं आप नेट पे उसको सर्च कर सकते हैं। यू विल सी वीडियोस कैसे ट्रांसफार्मर के कोर में लैमिनेशन करा जाता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप और एक्स्ट्रा अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसको सर्च कर सकते हैं। कोई और डाउट इसमें बताइए। सर पर जब हम लैमिनेट कर देंगे सर, उसमें वो हीट जब भी तो प्रोड्यूस होगी, तो उससे वो पिघल नहीं जाएगा जो इंसुलेटिंग गम हमने लगाया है उसके बीच में? नहीं, क्यों, कम होगी ना, बहुत कम हीट होगी, उससे क्यों होगा? ज्यादा हीट होती तो प्रॉब्लम होती है ना, तो कम हीट प्रोड्यूस हो रही है, बहुत कम हीट प्रोड्यूस हो रही है। जब तुम अपना मोबाइल चार्ज करते हो, उसका चार्जर गर्म होता है? यस सर। यस सर। तो वो पिघल जाता है मोबाइल का चार्जर? नो सर। क्यों नहीं पिघलता? सर इतनी गर्म नहीं होता जो पिघला देगा उसको। कोई चीज है, इतना गर्म नहीं होगा। ओके सर। अगर ये होता तो ज्यादा गर्म होता तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेस हीट प्रोड्यूस हो रही है। और कोई डाउट किसी को? देख लीजिए, इसको नोट डाउन करिए, कोई डाउट है तो इसमें पूछिए प्लीज। ठीक है, तो आज की क्लास में अभी इतना ही कराना है। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, जो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे।